प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और आज है आपका लेक्चर नंबर 2। मैं आपका लेक्चर नेम लिख देता हूं और बुक नेम लिख देता हूं। बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बुक का नाम आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। अब मैंने कहा था इसे मॉडर्न ऑप्टिक्स कह लो, फिजिकल ऑप्टिक्स कह लो, बात एक ही है नॉर्मली। ठीक, ये आपकी बुक चल रही है। कल इसका लेक्चर नंबर 1 हुआ था, आज क्या है, आज इसका लेक्चर नंबर 2। यूनिट नेम आपको पता है, यूनिट नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने कल आपसे चर्चा कर दी थी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। यूनिट 1 है, यूनिट है आपकी 1, यूनिट 1, यूनिट 1, यूनिट 1 कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपकी टॉपिक चल रहा है जो आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कल हमने चार्ज चर्चा किया था, चार्ज के बारे में चर्चा की थी कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे चर्चा की थी। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, मेनली 3, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वांटाइजेशन बताया था, Q इक्वल्स टू NE, और बताया था इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाता है। ये तीनों प्रॉपर्टी और चार्ज रेयरली बहुत कम पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। आज मैं उस टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं। यहाँ हेडिंग डालते हैं अपनी, टॉपिक का नाम है कूलाम्स लॉ। मैंने आपसे कहा था ये सब 12th का है, 12th का पोर्शन है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। आज मैं आपसे इसके कूलाम्स लॉ के बारे में कुछ हटके भी चर्चा करने वाला हूं, आपको मजा आने वाला है। कूलाम्स लॉ क्या है, अब यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा ये आपका +12 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है और ये रखा हुआ है +10 कूलाम का। तो हमने बताया ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, पता है। अपोजिट ले लोगे, अगर मैं +12 कूलाम का एक फोर्स ले लूं, वो ले लूं चार्ज, और एक ले लूं -10 कूलाम का, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या है, पुल करेंगे या पुश करेंगे, यही तो करेंगे। अरे पुल या पुश, पुल या पुश ही क्या होता है, पुल या पुश ही तो फोर्स होता है, यानी कि एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया था, फोर्स अप्लाई करेंगे, पर कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, कौन कम फोर्स अप्लाई करेगा, कौन कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उसे बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम्स लॉ। कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने कहा कि अकॉर्डिंग टू कूलाम, कूलाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम, लिखते रहो साथ साथ, स्क्रीनशॉट लेना है या बाद में जैसा आपको अच्छा लगे। अकॉर्डिंग टू कूलाम देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्शन का फोर्स होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच। किनके बीच बच्चा, बिंदु आवेशों के बीच। अकॉर्डिंग टू कूलाम देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्शन का फोर्स होगा, किनके बीच, बिटवीन 2 चार्जेस। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा ये 12 कूलाम है, ये 10 कूलाम है, ये आपका 10 कूलाम है, ये 9 कूलाम है। किनके बीच फोर्स ज्यादा होगा, इसके या इसके। तो कूलाम ने बताया दोनों की प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट मतलब जैसे 12 10 120 और 10 9 90, जिसकी प्रोडक्ट ज्यादा उसका फोर्स भी ज्यादा। तो ये कूलाम ने ये चीज बताई, क्या बताया था कि एंड दिस फोर्स, कौन सा फोर्स,
ऑफ अट्रैक्शन, यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल बी डायरेक्टली proportional, PROPORTIOANAL, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल? टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब जो चार्ज की प्रोडक्ट ज्यादा देगा वो फोर्स भी ज्यादा देगा। पर यहां से एक समस्या उठी जो लोगों ने कूलाम के सामने रखी। उन्होंने कहा एक चीज बताओ हमें, क्या बताओ, कि ये आपका 12 कूलाम है। सर 12 और 10 ही क्यों ले रहे हो? बस वैसे ही दिमाग में आ गया। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक, जो 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब अगर हम डिस्टेंस घटा बढ़ा दें और चार्ज ये रखें, मान लो 12 कूलाम और 10 कूलाम एक दूसरे से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, क्या प्रोडक्ट तो अब भी सेम आ रही है 120, क्या फोर्स अब भी सेम लगेगा? बताओ, आप बताओ। अगर हम प्रोडक्ट तो अब भी सेम है लेकिन डिस्टेंस चेंज होगी, क्या डिस्टेंस से भी इफेक्ट करना चाहिए? करना चाहिए, बेसिक सी चीज है। इसका आंसर देने के लिए हमारे कूलाम ने न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला लिया। न्यूटन्स लॉ में अगर दो मास होते थे तो उसमें न्यूटन्स लॉ में डिस्टेंस पे कैसे वेरी करते थे? ऐसे, अरे पढ़ा तो है, F=G(m1m2)/r²। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता था डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली proportional to the square, inversely proportional to the square of distance between them, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हमने क्या मान लिया? let us consider two charges। कैसे चार्जेस? पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेश होने चाहिए। let us consider 2 point charges Q1 and Q2 are separated by distance r डिस्टेंस है वे एक दूसरे से सेपरेट कर दिए। ये रहा पहला चार्ज, ये रहा दूसरा चार्ज, ये Q1 हो गया पॉजिटिव, ये Q2 हो गया पॉजिटिव, या Q1 इधर मान लो, Q2 इधर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक। ये एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। कितनी डिस्टेंस पे है एक दूसरे से? r डिस्टेंस पे है। अब हम क्या लगाते हैं? कूलाम्स लॉ लगाते हैं, ठीक। बच्चा आपको पता है लेकिन पेपर में सही लिख के आना भी जरूरी है, इस वजह से मैं पूरी थ्योरी लिखा रहा हूँ। कभी कुछ बच्चे सोचे सर थ्योरी बहुत लिखा रहे हो, मैं वैसे भी थ्योरी कम लिखाता हूँ। देन तब अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, तब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का लॉ क्या कहता है? क्या? एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन will be directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the product square of distance between them। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मान लिया F फोर्स लग रहा है, वो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्जेस की प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उनके बीच की डिस्टेंस के। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन 1, ये क्या होगी इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंड कर देंगे, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने ए कर दो कंबाइंड कर दी। F=Q1 इक्वल टू क्यों आएगा? प्रोपोर्शनल आएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। देखो
बताओ कोई फर्क पड़ा? अरे यार अब भी Q1 Q2 के डायरेक्ट लिए और आर स्क्वायर के इनवर्स लिए। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो कोई कांस्टेंट आता है, तो जब आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो K आ जाएगा कोई कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये आपका क्या बन गया? कूलम्ब्स लॉ। वेयर K is the proportionality constant, proportionality constant। ठीक, बस यहां पर कूलम्ब्स लॉ खत्म हुआ। नहीं सर अभी कहाँ खत्म हुआ? अभी नहीं खत्म हुआ, एक छोटी सी चीज हो फिर से। कहाँ पहुंचते हैं? 12 कूलम और 10 कूलम पे। ये मेरे पास एक चार्ज रखा है 12 कूलम का और एक ये रखा है 10 कूलम का। मैंने बताया दूसरा लिया, मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, सेम है। यहाँ भी 120, यहाँ भी 120। पहली कंडीशन तो सेम दोनों सिचुएशन में, ये पहली सिचुएशन थी, ये दूसरी, दोनों में सेम। फिर देखो डिस्टेंस, यहाँ मैंने 2 मीटर मान ली तो यहाँ भी 2 मीटर मान ली, डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम। ये सिचुएशन भी सेम, तो दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने मीडियम चेंज कर दिया, यहाँ पे एयर ले लिया, यहाँ पे मैंने अल्कोहल या कुछ और मीडियम ले लिया, क्या तब इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा। अरे यार बीच का मीडियम बदल देंगे तो क्या फोर्स पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो यही कूलम ने आगे नई चीज ऐड करी, हियर दिख रहा है नीचे, अभी तो बहुत स्पेस है, हियर। यहाँ पर के किसके बराबर दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसके बराबर के दिया। क्या है ये? आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एप्सिलॉन। सर हमने तो एप्सिलॉन नोट पढ़ा था, अभी आएगा एप्सिलॉन नोट भी, अभी से समझो। वेयर एप्सिलॉन इज द, क्या है? एप्सिलॉन इज द, अभी स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसलिए कूलम का फोर्स क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका कूलम्स का लॉ। अगर हम बात करें किसकी? वैक्यूम की। अब समझो, फॉर वैक्यूम या एयर, वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, W आता है वैक्यूम में। फॉर वैक्यूम में एप्सिलॉन नोट क्या जगह क्या आ जाता है? आपने जो पढ़ा है एप्सिलॉन नोट पढ़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया लो, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए। और फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपका अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक। वेयर K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे यूनिट पता चली? इसकी वैल्यू निकालनी है, यो इधर, यो अपोन में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम अपॉन में पहुंच जाएगा कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बताओ मुझे। 8.85 शायद 10⁻⁻12 होती है एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। इसके उल्टा कर दो, ये यहाँ पहुंच जाएगी ना, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी एप्सिलॉन नोट की यूनिट आ गई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर दो रफ इसे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी मेरी आशा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ चीजें और हमें थोड़ी सी ऐड ऑन करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म आप जानते हो, आ जाती है आपकी ग्रेजुएशन में, जो आती है मेनली वेक्टर फॉर्म ही आती है, ठीक है। अब हम कुछ अलग चीजें इसमें करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कंपटीशन का एग्जाम दोगे या जिनके में MCQ मल्टीपल चॉइस होगा
उनके लिए चीज समझने लायक ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। हमें एप्सिलॉन नोट की यूनिट बतानी है और डायमेंशन बतानी है। आपको पता है एफ बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे एप्सिलॉन नोट की बतानी है, तो एप्सिलॉन नोट तो इधर पहुंच गया और 1/4 पाई एफ यहाँ आ गया, दोनों की लोकेशन बदल गई, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यूनिट लिखनी है, यूनिट लिख दो। यूनिट मतलब मात्रक। कितना मात्रक है एप्सिलॉन नोट का? देखो 1 का तो कोई मात्रक नहीं नंबर है, 4 का कोई मात्रक नहीं, पाई का कोई मात्रक नहीं, एफ का तो अपोन में न्यूटन आ गया, न्यूटन। कूलाम, कूलाम, कूलाम का स्क्वायर आ गया इनटू मीटर स्क्वायर। लो उसकी उल्टा ना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का, ये आ गई कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अब यूनिट तो निकल गई, इसकी विमा बताओ। विमा का चैप्टर आपने 11th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। इसकी विमा निकालते हैं हम। विमा निकालने में कोई रॉकेट साइंस वाली चीज यहाँ पर नहीं आएगी। देखो 1 की तो कोई विमा नहीं, डायमेंशन किसकी? डायमेंशन एप्सिलॉन नोट की। 1 की कोई नहीं, 4 की कोई नहीं, पाई की कोई नहीं, इसकी बताओ एफ की। अरे एफ की क्या होती है? MLT-2, यही तो होती है। अरे यार एफ बराबर एम में ना होता, मास की एम एक्सीलरेशन की LT-2, तो ये ना होगी। चलो ऊपर क्या है? Q1 Q2, Q बराबर क्या होता है? IT, I की A, T की T। अरे टाइम की टी है, आई की एम्पियर होता है तो ए होती है, तो इसकी भी ए, इसकी भी ए टी क्या हो गया? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। चलो ये भी समझ में आ गया। आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होगी? एल स्क्वायर। देखो चीजें बेटा कैलकुलेशन बेशक गलत हो पर आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं। यहाँ देखो एम के ऊपर जाके -1, ओके, एल स्क्वायर एल, एल क्यूब ऊपर जाके -3, ML-3, T-2 ऊपर जाके प्लस में एक टी स्क्वायर था तो T की पावर 4 A स्क्वायर। लो जी ये आपकी इसकी क्या हो गई? डायमेंशन। तो आपने एप्सिलॉन नोट की यूनिट भी निकाल दी और डायमेंशन भी निकाल दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आगे क्या? न्यूटन के थर्ड लॉ पे हम कूलाम्स लॉ देखेंगे कि कूलाम्स लॉ ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, यस और नो। मतलब कैसे? ये देखो ये आपका चार्ज रखा हुआ है। चार्ज क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ पहले। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? एक्शन रिएक्शन लॉ। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है बराबर परंतु विपरीत दिशा में। समझे नहीं समझे? प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है बराबर परंतु विपरीत दिशा में। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो तो यहां पर ये मेरे पास चार्ज था पॉजिटिव Q, ये चार्ज था Q2 पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये F लगा रहा है, ये भी F लगा रहा है। तो क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते? आप बताओ यस या नो। अरे यार ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। कैसे? इक्वल है, इक्वल। ओ बट अपोजिट एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहता है? इक्वल बट अपोजिट। सर इक्वल कैसे है ये? अरे यार एफ Q1 1 पर Q2 द्वारा लगने वाला कितना? K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। F21 दूसरे पर पहले की वजह से K, यहाँ Q1 Q2 था, क्या आ जाएगा? Q2 Q1। क्या सेम ही ना है ये? तो इक्वल है बट अपोजिट है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। बेसिक सी चीज थी यार। ये था फर्स्ट केस। अगर मैं सेकंड की बात करूं, हमने Q1 लिया ये रहा और Q2 लिया ये रहा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ये -q2 है, ये F12 है, ये F21 है, इक्वल तो ये होंगे, इक्वल तो है ही, बताया ये होगा तो इक्वल तो है ही, पर क्या अपोजिट भी हैं? बताओ, अगर इक्वल बट अपोजिट हो तो वे एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। तो इक्वल तो हैं, ये तो हमें पता है, क्या अपोजिट हैं? हाँ अपोजिट भी है यार, एक इधर को तो दूसरा इधर को, डायरेक्शन उल्टी ना होगी, एक लेफ्ट साइड को जा रहा है तो दूसरा राइट साइड को जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी, तो इक्वल भी है और अपोजिट भी, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आओ, ये मेरा Q1 रखा हुआ है और ये Q2 रखा हुआ है, ये इधर जा रहा है F फोर्स है और ये इधर जा रहा है F फोर्स है। क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं? ये तीसरा केस है। वीडियो पॉज करो फटाफट और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो कि ये न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, तो फॉलो वाले फॉलो लिखो, और नहीं करते हैं तो नोट फॉलो लिखो, या एफ और NF ये लिख दो, नहीं पता कुछ भी लिख दो, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते। कमेंट डिलीट नहीं करनी, करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करते। कितने मुन्ने राजाओं का आंसर गलत निकला? अरे क्यों नहीं करते? ये सर कर तो रहे हैं, इक्वल भी है, मैंने कहा इक्वल कहाँ है? अरे F सही है बात, अपोजिट भी हैं, अरे सर अपोजिट भी तो हैं, एक उधर एक इधर, तो ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अरे न्यूटन के थर्ड लॉ की एक बात छिपी हुई है, क्या? लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। अब ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है? देखो ये वाला फोर्स किस लाइन पे लग रहा है, इस पे, ये वाला किस पे लग रहा है, इस पे, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जिस पे कार्य कर रहे हैं सेम है। ऐसी ये इस वाली लाइन पे लग रहा, ये भी इस वाली लाइन पे लग रहा है, यानी कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। यहां देखियो, इसकी ये वाली है और इसकी ये वाली, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगी, जिस कारण ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करते। तो नॉर्मली अगर हम बताएं तो कूलम्ब्स लॉ भी जो फोर्स लगता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसी लगी आज की क्लास? वीडियो को शेयर किया करें, अपनी क्लास के ज्यादातर बच्चों तक पहुंचाए। यार पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पैसे बचाने के लिए चला रहे हैं और आप बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे, बहुत बच्चे कम होते हैं। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म करेंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।